हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एक जबरदस्त सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, बट कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, थोड़े से हायर वाले भी लगने हैं, मतलब 12th क्लास वाले भी लगने वाले हैं, जो कि है डेरिवेटिव से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले टॉपिक से। तो और सबसे पहले क्वेश्चन में नजर डालते हैं क्या है। इज अ फंक्शन एफ एक्स हैज 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा गामा, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी है और उसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो हमसे पूछे फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ दिस। ओके, तो मतलब जब तक हमें अल्फा बीटा गामा के बारे में आइडिया नहीं लगेगा, अपन ये सम भी नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये एक बात तो क्लियर हो जाएगी आपको देखने पर, थोड़ा सा दिमाग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे दिमाग लगाएंगे तो एक बात तो क्लियर होगी, हम एग्जैक्ट रूट्स तो नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमें रूट्स को क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई कहाँ होंगे रूट्स, कहाँ लाई करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स पे सवाल है ये। तो अगर मैं अंदाजा लगा लूं तो कितना बढ़िया होगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका लेते हैं हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ये हो जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस 24, यानी कि अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी x माइनस 2 x माइनस 4। ओके, अच्छा, तो अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 और ये 4, और वेवी कर्व मेथड से मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स के साइन की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ मैं, मतलब कि 4 के बाद आपका एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 2 और 4 के बीच में आपका एफ एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और 2 से पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि एक रफली हमें डेरिवेटिव करने से कर्व के बारे में पता चल गया, जो मेरा पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखेगा उसके बारे में एक रफ एस्टिमेट लग गया है मुझे। सही है। तो आओ, जो रफ एस्टिमेट अपन ने लगाया है उसकी वजह से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये आ गया मेरा पॉइंट 2 और 4। सही है। अच्छा, अपने को ये पता है कि 4 पे मेरा डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि 4 पे ना जरूर ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब जितना भी डेरिवेटिव 0 हो पाएगा। अपने को ये पता है कि 4 के बाद इंक्रीज करता है, तो 4 के बाद इंक्रीज करता है तो जरूर भाई अब ऐसे तो बनेगा नहीं, करेक्ट है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अगर मैं ये वाला केस लूंगा तो भाई तो डिक्रीज करने लग जाएगा ना 4 के बाद, तो इंक्रीज करवाना है अपने को पर। तो मतलब कि 4 के बाद जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। सही है। ओके, 2 और 4 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 2 पे डेरिवेटिव जरूर 0 है, तो ऐसा कुछ होगा, और ये डिक्रीज कर गया, ठीक है। और ये 2 से पहले इंक्रीज करके ऐसे जा रहा है। सही है, आपको ये रफ आइडिया लग गया, मतलब कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि भाई रूट्स जो है ना मेरे, एक तो 2 के आसपास और एक 4 के आसपास है, कुछ कुछ आइडिया लग गया, एग्जैक्ट अभी नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे GIF दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये रूट्स किस इंटरवल में लाई करते हैं, एग्जैक्टली पता चल जाए, मतलब मान लो 1 और 2 के बीच में अगर लाई करता है ये पता चल जाए, 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 3 4 के बीच में लाई करता है, ये पता चल जाए, तो मेरे को GIF की वैल्यू तो बहुत आराम से पता चल जाएगी। तो ये बात मुझे समझ में आ रही है इस केस से। बट अपने को सी के बारे में नहीं पता यार, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, सी के बारे में पता ही नहीं है अपने को। तो एक काम करते हैं, सी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने एक वीडियो में भी देखा होगा, सी के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, अपन सीधा इसके अंदर 0 रख देते हैं, तो ये मिल जाता है सी। और जैसे कि ये ग्राफ अगर मेरे को बनाना हो इसका, ये 2 है, ये 4 है, तो इसका रफली जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये ऐसे गया, ये यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और ये नीचे एक्सटेंड हो गया और ये ऊपर एक्सटेंड हो गया, चला गया ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं पता। और F0 इक्वल टू सी, यानी कि ये रहा वो पॉइंट। सही है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि भाई सी क्या है, मेरे को इतना तो पता चल रहा है कि सी की वैल्यू 0 से छोटी है, जो मैंने अभी तक ग्राफ अप्रोक्सीमेट किया है ना, उससे मुझे ये आइडिया आ गया कि सी की वैल्यू 0 से छोटी है। अच्छा, तो अगर मैं F2 निकालना चाहूँ, F2 निकालना चाहूँ तो ये आएगा 8 माइनस, ओके, 4936 48 प्लस सी, जो कि कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस सी आ जाएगा। अब आप सोचोगे F2 क्यों निकाला, है ना भाई।
मैं जानना चाह रहा हूं कि सी के बारे में क्या है, सी की वैल्यू क्या है, क्योंकि जैसे कि अब मैं F1 निकालता हूं, F1 निकालता हूं तो वो आएगा 1 माइनस 9 प्लस 24 प्लस सी, सही है। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस सी आ गया। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे मेरे को रूट का बहुत आइडिया लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि देखो, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। अगर 1 पे मेरा पॉजिटिव हो गया तो मतलब कि मेरा रूट 1 पे ये पॉजिटिव अटेन कर जाएगा, तो मेरा रूट डेफिनेटली 1 से छोटा हो गया, एक रूट, समझ रहे हो। और अगर 1 पे नेगेटिव हो गया, मतलब 1 यहां आ गया, तो एक रूट मेरा 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, मतलब मुझे रूट के बारे में गारंटी पता चल जाएगी। और F1 क्या है, 16 प्लस सी है, बट मुझे ये नहीं पता कि सी कौन से इंटरवल में लाई करता है। तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं, मुझे एक बात पता है कि F2 पे आपका फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, F4 पे नेगेटिव है, ये बात मुझे साफ साफ दिख रही है मेरे अप्रोक्सीमेशन पे। तो F2 तो अपन ने निकाल लिया है, और F4 और निकालते हैं। F4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 माइनस 9 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4 प्लस सी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 प्लस, कितना आ जाएगा, 16 प्लस सी, ठीक है। 16 प्लस सी आ गया। और आपको पता है कि F2 पे नेगेटिव है, F2 पे पॉजिटिव है, F4 पे नेगेटिव है। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट होगा ना F2 और F4 का, ये लेस देन 0 होने वाला है, ये आपको पता है, ठीक है। तो F2 को लिखूंगा मैं C प्लस 20, और F4 को लिखूंगा C प्लस 16, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी से मुझे पता चल गया कि C किस इंटरवल में लाई करेगा, -20 से -16 के बीच में लाई करेगा। तो मतलब अब मुझे सी के बारे में पता चल चुका है। अब देखना सवाल कैसे निपटेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, दिमाग वाला सवाल है, सरल सवाल बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी पता लगाना है कि भाई 3 के केस के बारे में, कि 3 के बीच में आ रहा है रूट या 3 के बाद में आ रहा है रूट, वो भी नहीं पता चल रहा अपने को। अब देखो, मेरा F2 जो है ना, वो 20 प्लस सी है, ठीक है। दैट मीन्स कि F2 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है, सही है। F2 हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है। तो मुझे क्या जानना है, अब मुझे जानना है F1 के बारे में। F1 जो है हमारा 16 प्लस सी है, तो अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव नंबर जोड़ूंगा 16 से -16 से -20 के बीच में, तो डेफिनेटली F1 छोटा होने वाला है 0 से। तो F1 जो है अपना 0 से छोटा होगा। तो इसमें देखो 1 कहाँ है, ये रहा 1 अपना, और ये F1 आ गया। तो मतलब एक रूट जरूर आपका 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, यानी कि ये मिल गया आपको अल्फा। अल्फा कहाँ है आपका, अल्फा 1 और 2 के बीच में है, ये पता चल गया। अब मैं F3 निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो F3 में निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 18 प्लस सी। अब फंस गई गाड़ी भाई। अब अगर मैं यहाँ पे -19 रख दूंगा तो F3 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं -17 रख दूंगा तो F3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे भी 2 केस तोड़ने पड़ेंगे मेरे को, गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। तो पहला केस तोड़ते हैं, F3 ये तोड़ेंगे हम। तो पहला केस मैं लेता हूँ, केस 1, ठीक है। तो मैं C को पहले लेता हूँ -18 से -16 के बीच के अंदर। तो इस केस में F3 कितना हो जाएगा अपना, F3 कितना आया था अपना, F3 आया था अपना 18 प्लस सी। और इस इंटरवल के अंदर आपका F3 क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये तो आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो 2 पे तो आपका कुछ अपन ने यहाँ का तो बना ही लिया था, ठीक है। F3 पे अपन ने ग्रेटर देन 0 बता दिया, यानी कि ये ऐसे लेके यहाँ रहेगा और ऐसे जाएगा, ये ऐसे, समझ रहे हो। तो इसके रूट्स कैसे हो गए, एक रूट तो आ गया यहाँ, एक रूट आ गया यहाँ, और एक रूट आ गया यहाँ। अब आप सोच रहे हो कि 5 के बारे में क्या, तो F5 भी निकाल लो भाई, कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं F5 निकाल के देखता हूँ तो F5 मेरे पास कितना निकल के आएगा, F5 आएगा 20 प्लस सी, मतलब ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होने वाला है। तो F5 ये रहा। तो मतलब कि एक रूट तो 4 से 5 के बीच में है, एक रूट 1 से 2 के बीच में है, एक रूट 3 से 4 के बीच में है। तो भाई अब अल्फा अगर आपको 1 से 2 के बीच में होगा तो GIF क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। एक रूट 3 से 4 के बीच में होगा तो GIF 3 दे देगा, और एक रूट 4 से 5 के बीच में होगा तो GIF 4 दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 आ गई है एक वैल्यू, ठीक है।
अब इसका अगला केस लो, केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, c को लेंगे -20 से -18 के बीच में, ठीक है। तो इस केस में f3 जो है आपका 18 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो अगर 0 से छोटा होने का क्या मतलब है, तो देखो इधर 1 ये रहा, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ का तो फिक्स था अपना केस, लेकिन f3 क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि ये जो ये है अब ऐसे घूमना पड़ेगा इसको और ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। तो एक रूट इसका कहाँ है, एक रूट 1 से 2 के बीच में है, एक रूट 2 से 3 के बीच में है, क्योंकि भाई f3 को तो नेगेटिव रखना है ना, देखो ऐसे। एक रूट 4 और 5 के बीच में है। तो अगर 1 से 2 वाले रूट के लिए GIF 1 हो जाएगा, 2 से 3 वाले के लिए GIF 2 हो जाएगा और 4 से 5 वाले के लिए GIF 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 7 आ गया। तो उन्होंने बोला क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो एक पॉसिबल वैल्यू 8 आ गई, एक 7 आ गई, तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हो सकता है आपको ढंग से क्लियर ना हुआ हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा।